हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कंबशन। अब देखो, कंबशन अगर हम नॉर्मली देखें तो कंबशन होता क्या है। कंबशन इज नथिंग बट अ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी आप ऑक्सीजन के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन कराते हो तो हम कहते हैं कि कंबशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब कि बर्निंग हो रही है। कंबशन का मतलब यही हुआ ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब बर्निंग हो रही है एक तरह से। तो कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन क्या करता है, कार्बन उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म में, एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी होती है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, एलोट्रॉपिक फॉर्म में। और एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन ही कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कोई चीज़ नहीं होती उसमें, राइट। सो एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट भी देता है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत सारी हीट और लाइट देते हैं बर्न होने पर, ठीक है। रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन हमारा एग्जांपल देख लो, C+O2 मतलब कार्बन। ये देखो कार्बन, अब यहाँ पर ये एक तरह से आप कह सकते हो एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, क्योंकि अकेला कार्बन है ना, और एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी अकेला कार्बन होता है हमारा एलोट्रॉप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है हमारा मीथेन। मीथेन क्या है, CH4, ठीक है। CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है बाय द वे, ये कार्बन कंपाउंड है ना। तो ये जब रिएक्शन कर रहा है तो ये दे रहा है CO2 प्लस H2O और बहुत सारी हीट और लाइट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पर देखो क्या है, ये बाय द वे हमारा है क्या, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। ये है हमारा क्या है, ये इथेनॉल है, ठीक है। ये क्या है, इथेनॉल है, एक अल्कोहल है जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है CO2, वाटर और हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसको बैलेंस कर दो, तो इसको बैलेंस करें फटाफट से। ईजी है बैलेंस करना, बैलेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था। ये देखो, फर्स्ट रिएक्शन तो हमारी बैलेंस्ड है। दूसरी रिएक्शन में देखो कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो क्या मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ताकि ये 4 हो जाए, राइट। हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 यानी कि 4 है, तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देती हूँ, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसको आप खुद से ट्राई करने, बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। बट आप, आई होप सो कि आप सबसे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4.3। इसमें क्या बोला गया है हमें, इसमें बोला गया है कि आपको कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेने हैं, जैसे कि आप ले सकते हो नैफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल, और एक एक करके इनको क्या करना है, बर्न करना है। तो इनमें जो फ्लेम निकलेगी उसका नेचर ऑब्जर्व करना है, कैसी फ्लेम है वो, और ये भी देखना है कि स्मोक प्रोड्यूस हुई है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर देखो नैफ्थलीन और कैम्फर, ये दोनों होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोल सकते हो। अनसैचुरेटेड होते हैं, और ये जो अल्कोहल होता है सैचुरेटेड। तो जब ये जो नैफ्थलीन और कैम्फर जब बर्न करेंगे तो ये देंगे येलो और सूटी फ्लेम, ठीक है। येलो सूटी फ्लेम देंगे, मतलब धुआं धुआं सा निकलेगा, स्मोक प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी येलो फ्लेम आएगी। लेकिन जब अल्कोहल बर्न होगा तो ये देगा आपको क्लीन ब्लू फ्लेम, बिल्कुल साफ सुथरी सी फ्लेम देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें क्या करना है, मेटल प्लेट, जहाँ पर फ्लेम जो है ना रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, मेटल प्लेट रख देनी है। तो फ्लेम कहाँ रिलीज हुई, देखो यहाँ पर अगर देखें तो सूटी फ्लेम आई। सूटी फ्लेम कहाँ आई, नैफ्थलीन और कैम्फर में। तो इसके ऊपर जब हम मेटल प्लेट रखेंगे तो उसके ऊपर जो है ना सूटी हमारी डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें देखना था। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, यहाँ पर हमें ये एक्टिविटी बोली है कि आपको एक बंजन बर्नर लेना है, उसे लाइट करो। तो उससे एक बर्नर से आप जो है ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स जो है ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं तो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं वो, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड येलो और सूटी फ्लेम देते हैं, बहुत सारी ब्लैक ब्लैक स्मोक भी देते हैं, जो कि हमने देख लिया था कि जब मेटल प्लेट हमने रखी तो सूटी जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई थी मेटल प्लेट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि देखो,
अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देखा कि क्लीन फ्लेम देते हैं, बट अगर हम उनके एयर की सप्लाई को कम कर दें, लिमिटिंग कर दें उसे, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, एयर की सप्लाई कम हो गई, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई एक तरह से, राइट। तो मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें सूटी फ्लेम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस और केरोसिन जो स्टोव होता है हमारे घरों में यूज़ होता है, उसके पास ना इनलेट्स होते हैं हवा के लिए, ताकि जो सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर जो है वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो सके। ओके, सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो, अच्छा कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कुकिंग वेसल्स होते हैं आपकी, मान लो आप खाना बना रहे हो, कुकिंग वेसल्स के नीचे नीचे ऐसे ब्लैक एंड सी ना एक लेयर आ जाती है, वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है, फ्यूल इज गेटिंग वेस्ड। अगर आपका वेस्टेड, अगर आपका यहाँ पर कुकिंग वेसल के नीचे ब्लैक ब्लैक सी लेयर आ गई है, ब्लैकेंड हो चुका है पूरा, तो मतलब कि एयर होल्स की वहाँ पर बिल्कुल एकदम एयर होल्स जो है ब्लॉक हो चुके हैं और आपका फ्यूल जो है वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम में क्या होता है, उसके अंदर ना नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ठीक है। और इनकी जब कंबशन कराते हैं हम लोग, तो कभी कभी हमें सल्फर के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। तो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो विद और विदाउट फ्लेम कैसे बर्न करते हैं। यहाँ पर देखो कोल और वुड फायर लो, ठीक है। आप देखो एक तरफ से आप कोयला जला रहे हो, दूसरी तरफ से आप वुड फायर जला रहे हो, वुड जला रहे हो, लकड़ी, ठीक है। और देखो दूसरी तरफ क्या होता है, एलपीजी। अब एलपीजी क्या होता है, एलपीजी तो बिल्कुल ब्लू फ्लेम देता है। आपने गैस में देखा होगा, गैस को ऑन करके देखो, ब्लू फ्लेम देगा। जैसे जैसे आप उसको थोड़ा सा हाई प्रेशर पे लेके जाओगे, थोड़ी थोड़ी वो येलो फ्लेम भी देने लग जाता है, ठीक है। सो हाउएवर यू विल ऑब्जर्व दैट कोल एंड चारकोल, जो हमारा अंगीठी हम जलाते हैं घरों में, उसमें कोयल और चारकोल होता है, कोयला होता है और चारकोल होता है, ठीक है। वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट भी देता है, लेकिन वो फ्लेम नहीं देता। विदाउट अ फ्लेम वो रेड हो जाता है और बहुत सारी हीट देता है। अब ऐसा क्यों होता है, कोयला और चारकोल जब हमने उसे हीट किया है ना, अंगीठी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसे जब हमने जलाया तो रेड हो गया, ठीक है, और उसने बहुत सारी हीट दी, बट वो फ्लेम उसमें अंदर बिल्कुल नहीं आई। फ्लेम क्यों नहीं आई, क्योंकि कोयला और चारकोल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। और फ्लेम कब आती है, फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस इज बर्न। तो फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोयला और चारकोल जो थे हमारे सॉलिड स्टेट में थे। सो व्हेन वुड और चारकोल, जब हम वुड और चारकोल को जब हम जलाते हैं, तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं और जो स्टार्टिंग में ही जो है ना फ्लेम बर्न हो जाती है, ठीक है, फ्लेम के साथ वो बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, कोयल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा समराइज वे में इसको पढ़ रहे हैं। कोयल एंड पेट्रोलियम किससे बनते हैं, कोयल एंड पेट्रोलियम बनते हैं आपके बायोमास से। बायोमास कैसे बनता है, बायोमास बनता है बहुत सारे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद, ठीक है। कोयला क्या होता है, कोल इज नथिंग बट अ रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स। हमारा जो कोयला होता है, कोयला हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो ट्रीज का, फर्न्स का, बहुत सारे प्लांट्स का रिमेन होता है, का बचा कुचा रिमेन होता है, ठीक है, जो कि बहुत मिलियंस ऑफ साल पहले जो हमारे ट्रीज वगैरह थे उनका रिमेन है कोयला, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ, ट्रीज, प्लांट्स जो थे, मान लो वो क्रश हो गए नीचे, अर्थ के नीचे क्रश हो गए, ठीक है। अब क्यों क्रश हुए, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है ना, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे वो नीचे देखो क्रश हुए, ट्रीज वगैरह, फर्न्स वगैरह, उनके जो रिमेन्स थे वो नीचे नीचे क्रश हुए अर्थ के नीचे, तो धीरे धीरे जो है ना उसके ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उसके ऊपर लेयर्स की जो है ना प्रेशर पड़ता गया, राइट। लेयर का प्रेशर पड़ता गया, अर्थ का प्रेशर पड़ता गया, रॉक का प्रेशर पड़ता गया, राइट। और धीरे धीरे वो क्या बन गए, हमारे कोयला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑयल, गैस और पेट्रोलियम जो होता है ये भी इसी तरह से बनते हैं, बट इनका थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोसेस। ये भी किसके रिमेन है, बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो हमारे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स जो पानी में रहते थे, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स जो थे, सी में जो रहते थे, उनके रिमेन्स हैं, ठीक है। और जब वो देखो एक्वाटिक एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो सीज़ के किनारे में आकर जो है ना डिपॉजिट हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो सिल्ट से कवर हो जाती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ना बैक्टीरिया जो है उनके डेड रिमेन्स पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे ऑयल एंड गैस बनता जाता है। कैसे बनता है,
अगेन उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। जो सिल्ट होता है वो धीरे धीरे ना रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है सेम, ओके। सो ये था हमारा कंबशन का रिएक्शन, आई होप समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो देखो ऑक्सीडेशन क्या है। देखो कंबशन के बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऐसा तो नहीं पहली बार सुन रहे हो, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन की भाषा में कहें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, बट ये एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन चैप्टर 1, बिल्कुल सही बात है। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। अब देखो ये तो बिल्कुल ईजी, बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस की बात है कि अगर कंबशन का प्रोसेस हो रहा है तो कंबशन में क्या था? कंबशन में हम बर्न करा रहे थे, राइट, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एक तरह से ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। देखो यहाँ पर देखो कार्बन था हमारा, कार्बन के साथ मैंने कंबशन कराया है ना, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, और बहुत सारी है ना हमारी हीट और लाइट एमिट हुई, ठीक है, हीट लाइट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ समझने वाली है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर अल्कोहल्स जो होते हैं ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब ऐसे कैसे हो जाते हैं? ये एक्टिविटी उसी पर है, और ये एक्टिविटी हम इस रिएक्शन से समझ देंगे, ठीक है, समझ सकेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमने देखो मैंने क्या बोला था, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। अल्कोहल क्या होता है, क्या था अल्कोहल का जब हम देखते ना उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये था बॉन्ड OH, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था? COOH, राइट, ये था। तो जब हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? ये इस प्रोसेस से हो सकता है। ये क्या है हमारा? ये है इथेनॉल, अगेन हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है हमारा रिजल्ट, प्रोडक्ट जो है हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बना? तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया। इसका फॉर्मूला आप याद रख लेना, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। इसका ये थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है, K2Cr2O7, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लेना। आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। इन दोनों को लेने के बाद ये क्या है, बेसिकली ये एक तरह से कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं हम देखते हैं आगे। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे ना, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3COOH बन जाएगा, विच इज एथेनोइक एसिड। अब ऐसा क्या हुआ, अब ऐसा क्या किया इन्होंने, एल्कलाइन इसने पोटेशियम परमैंगनेट ने और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ऐसा क्या किया? इन्होंने बेसिकली ऑक्सीजन, इन्होंने एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। इन्होंने, ये क्या होते हैं ना, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करने में बहुत कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो एक तरह से हम उन्हें बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड में चेंज हो गया। ये रिएक्शन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है एडिशन रिएक्शन? नाम से पता चल रहा है कुछ ऐड हो रहा है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस लाइन को छोड़ दो पहले, चलो इसको समझ लेते हैं एक बार। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। किसकी प्रेजेंस में? आप पैलेडियम ले सकते हो, निकल ले सकते हो एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होते हैं आर द सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। सिंपल सी बात है कि कैटलिस्ट होते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होकर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी आई थिंक डिस्कस किया था हमने ये चीज़। कैटलिस्ट इज नथिंग बट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते, रिएक्शन की
रेट को बढ़ा देते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब अगेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कुछ कैटलिस्ट लेकर। कौन से कैटलिस्ट? पैलेडियम ले लो, निकल ले लो, इन दोनों को रखकर आप क्या कर सकते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये देखो रिएक्शन यहाँ पर है हमारा, एक तरह से क्या है ये? अनसैचुरेटेड है, एल्कीन्स वाला है ना, डबल बॉन्ड है। ये आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पर जब हमने निकल कैटलिस्ट लिया या फिर जब हमने पैलेडियम कैटलिस्ट लिया और साथ में हमने H2 गैस भी यहाँ पर डाली बीच में, तो क्या हुआ? ये हमारा डबल बॉन्ड हट गया यहाँ पर, और इस तरह से हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनके पास बहुत लंबे लंबे अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, और जो एनिमल फैट्स होते हैं उसके अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। समझ में आ गई थी चीज़? चलो, आपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि कभी कभी होते कि वेजिटेबल्स ऑयल्स आर वेरी हेल्थी, है ना, वेजिटेबल ऑयल्स आर वेरी हेल्थी, और एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एनिमल फैट्स में क्या होता है? उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसीलिए ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। इसीलिए हमें कौन सी कुकिंग वगैरह करनी है तो कौन सा तेल यूज़ करना है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है वो वाला जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम कौन से एसिड्स यूज़ करेंगे, कौन से ऑयल्स यूज़ करेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जिसके अंदर हो। चलो, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अब हमारा फोर्थ रिएक्शन आ गया विच इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये भी सिंपल सा रिएक्शन है, सब्सटीट्यूट हो रहा है मतलब सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव होते हैं, इन्हें रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और मतलब ना, अगर आप किसी चीज़ से रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो ये नहीं करते हैं रिएक्ट बेसिकली, ठीक है। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा क्लोरीन होता है उसको जब हम हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं तो हमारा वो रिएक्शन कर जाता है, और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ध्यान देना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को हमने हाइड्रोकार्बन्स में ऐड किया तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है वो, और क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, कि एक टाइप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे की जगह ले रहा है। Okay, a number of products are usually formed with the higher homologs of the alkenes. So यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या, इसका रिएक्शन एक एग्जांपल देख लो। क्लोरीन वाला एग्जांपल देखें जो हमने देखा था। यहाँ पर देखो CH4, ये क्या है? मीथेन है। इसमें क्लोरीन ऐड किया तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3 रह गया, और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? Cl आ गया, ठीक है। अब बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे Cl, दो Cl है ना, तो बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ HCl बना लेगा, बट कहाँ पर? कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एथेनॉल और इथेनॉइक एसिड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होती है जब हम एथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में चेंज करते हैं? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड। आप हमेशा देखते हैं हम कि ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उसे हम इथाइन के साथ हम जो है ना उसे बर्न करते हैं, बट हम एक मिक्सचर ऑफ इथाइन को क्यों नहीं यूज़ करते? मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन की जगह मिक्सचर ऑफ इथाइन को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, और जो है ना एयर उसमें यूज़ क्यों नहीं होती? ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक रीज़न आप ये समझ सकते हो कि एयर में जो है ना, देखो जो नॉर्मल हमारी एयर होती है उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी, है ना। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, मेन बर्निंग करनी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम एयर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये दोनों का एग्जाम जो आंसर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जो कि मैंने आपको बोला था इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। अगेन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इनकी ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके धीरे धीरे जो है ना प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है हमारा एल्कोहल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं,
छोटे ढंग से लिखते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि C2H5OH, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो एक ही बात है, जैसे मर्जी लिखो, तो ये दोनों इसके फॉर्मूलाज होते हैं। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल लिक्विड होता है। इसकी जो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रेफर टू टेबल 4.1। हमें 4.1 में देखा था ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का, याद करो टेबल जो फर्स्ट टेबल थी हमारी, है ना। सो इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, एल्कोहल बोलते हैं इसको नॉर्मली, और एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। सारी एल्कोहल जो ड्रिंक्स बनती हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं, उन सभी में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ये बहुत ही अच्छा गुड सॉल्वेंट होता है। इसे कई बार मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप्स, जो कि खांसी हो जाती है तो खांसी के जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारी टॉनिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। एथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है इन ऑल प्रपोर्शन, सारे प्रपोर्शंस में। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। अगर आप मतलब जो है ना स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो उससे आपको जो है ना उसकी मतलब लत लग सकती है, एक तरह से ड्रंकनेस हो सकता है, ठीक है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस आपको सबको पता ही है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, जो कि हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, कैन बी लिथिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, प्योर इथेनॉल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम बार बार मतलब बहुत ज़्यादा है ना लॉन्ग टर्म तक उसको कंज्यूम करते रहेंगे अल्कोहल को, तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, जैसे कि आपको इसके बारे में तो पता ही है ना। चलो आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो ये एक तरह से है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, हमारा सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है इथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा सोडियम, ये रहा इथेनॉल। तो ये देखो यहाँ पर देखो बैलेंस रिएक्शन, हम बैलेंसिंग वाले नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसकी फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। Na प्लस CH3CH2OH गिव्स CH3CH2O माइनस Na प्लस हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ, जब इसका रिएक्शन कराया ना सोडियम का इथेनॉल के साथ, तो सिर्फ ये वाला जो H है ये हटा, इसकी जगह Na आ गया, और हमारा H जो है वो H2 गैस से रिलीज हो गया। अब ये जो फॉर्मूला, ये जो चीज़ बनी है, क्या है ये, CH3CH2O माइनस Na प्लस, इसे हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सम सोडियम इथॉक्साइड, जो हमने देखा। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन और रिएक्टिंग विद मेटल्स, ठीक है। आपको रिकॉल करना है कि कौन से अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जब हम हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी देख लेते हैं। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू एथेनॉल। आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल में जो है ना थोड़ा सा आपको सोडियम डालना है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देने के लिए कौन से रिएक्शंस होते हैं। सो हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन with excess concentrated sulfuric acids results in dehydration of ethanol to give ethene। क्या होता है, हमारा देखो इथेनॉल है, इथेनॉल को मैं अनसैचुरेटेड भी बना सकती हूँ, मतलब अल्कोहल से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकती हूँ। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इथेनॉल है हमारा, यहाँ पर हम कैटलिस्ट के रूप में एक तरह से लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसको लेंगे और साथ में कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 443 केल्विन। तो इतना जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इस कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे इथेनॉल में, तो ये बन जाएगा इथीन बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये वाला आपका, ये वाला जो आपने देखा था, है ना, ये वाला याद है ना, ओके। ये बन जाएगा और साथ में हमारी जो H2O बनेगा, मतलब वाटर बनेगा, ओके। समझ में आ गई इतनी चीज़, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एक डीहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इथेनॉल से पानी को रिमूव कर रहा है। देखो इथेनॉल है, यहाँ पर वाटर को इसने रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, ओके समझ रहे इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हो, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन हटा दिया,
ठीक है, और ये पूरा OH हटा दिया तो क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब सिंगल बॉन्ड में तो ये रह नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर अपने आप डबल बॉन्ड जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैटलिस्ट याद रखना, टेम्परेचर याद रखना। नेक्स्ट है, हाउ डू एल्कोहल्स इफेक्ट लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स को किस तरह से एल्कोहल्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम, जब बहुत ज़्यादा आप लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंज्यूम कर लोगे तो धीरे धीरे जो है ना आपके मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत स्लो होने लग जाएंगे। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसकी वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ना, पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। मेंटल कन्फ्यूजन रहती है, ड्रॉसीनेस रहती है, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल inhibitions, ठीक है, एंड फाइनली स्टूपर। द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्सड विदाउट रिलीजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग। तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब जो इंडिविजुअल जो भी ड्रिंक कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है इथेनॉल को या अल्कोहल को, उसे धीरे धीरे मतलब रिलैक्स तो फील होगा, बट उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, ठीक है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, उसका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो सब कुछ इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, सो अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथेनॉल इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। इथेनॉल तो चलो लोग कंज्यूम करते ही हैं, ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल में प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारे लोग एथेनॉल कंज्यूम कर लेते हैं, करते भी हैं। बट मिथेनॉल जो होता है, मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल आपका इथेनॉल का पहला, मतलब इथेनॉल का एक तरह से भाई, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। इसकी अगर आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी में अगर आप इसको ले लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल इन द लीवर। तो मिथेनॉल जो है ना क्या हो सकता है, मिथेनॉल जो है क्या हो जाता है, हमारे मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब अल्कोहल ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है लीवर में। ठीक है, सो मेथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो मेथेनॉल जो अब रिलीज हुआ है हमारे लीवर में, वो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना सेल्स के कंपोनेंट्स के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन मच द सेम वे एंड एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा वो में हार्म करता है। ठीक है, सो मेथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, हम ना जो हमारा 11th चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें आप लोग देखोगे कि ऑप्टिक नर्व ना हमारी आई बॉल के पास ही, एक जैसे आई बॉल है, तो ऑप्टिक नर्व हमारी एक नर्व होती है जो सीधा हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है चीज़ों को। अब उस चीज़ को जब आप इफेक्ट कर दोगे तो इससे आपकी जो है ना ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अंधापन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, अब इसे यूज़ करना है इंडस्ट्रीज़ में, बट लोग इसका कोई और ही मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम ना करें इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को, इसमें क्या करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा मेथनॉल ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेथनॉल ऐड कर देते हैं और उससे जो है ना अल्कोहल का जो थोड़ा सा कलर जो होता है ना ब्लू हो जाता है, जिससे ना धीरे धीरे लोगों को मतलब ब्लू कलर से पता चल जाता है कि यार इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो ये पीने लायक नहीं है। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, इस तरह के अल्कोहल को बोलते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, जिसके अंदर इथेनॉल के अंदर थोड़ा सा मेथनॉल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पीने लायक नहीं है। इसे हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। समझ में आ गई थी चीज़। चलो जी, अल्कोहल एज अ फ्यूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, शुगर केन जो होता है हमारा, वो एक बहुत ही एफिशिएंट कन्वर्टर होता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसेस विच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। अब शुगर केन को ना, शुगर केन जो जूस होता है, एक तरह से कह सकते हो गन्ने का जो जूस होता है, उसे ना मोलेसेस प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा अल्कोहल बना देता है, आगे जाके इथेनॉल बन जाता है आगे जाके। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो कुछ कंट्रीज़ में ना अल्कोहल को एज अ पेट्रोल में थोड़ा सा ऐड करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल होता है, जो कि ना मतलब विच गिव राइजेस ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही राइज देता है, गिव मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ही जन्म देता है, एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है जब हम इसे ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। ठीक है, चलो जी, इथेनॉल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंप्लीट। बहुत सारे 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 2 ही रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है हमारा, इथेनॉल का फॉर्मूला समझ में आ गया, C2H5OH या फिर CH3CH2OH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COO
H। ओके चलो, इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड को कॉमन जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बिलोंग करता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अब देखो विनेगर जो होता है घरों में यूज़ किया जाता है, सिरका एक तरह से, उसमें क्या होता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है 5 to 8%। ठीक है, एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो पिकल्स में भी इसको ना, जो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड क्या होता है 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो क्या होता है इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है और इस वजह से जो ये कभी कभी ना विंटर्स में, यूजुअली कभी कभी नहीं, ऑफन यूजुअली क्या होता है ये कोल्ड क्लाइमेट्स में फ्रीज रहता है। ठीक है, दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसे इसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल क्यों बोलते हैं? ग्लेशियर्स आप इस तरह से याद रख सकते हो कि पहाड़ों में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो क्या हो जाता है, ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। पिघलने नहीं, ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर, ग्लेशियर्स बन जाते हैं, राइट, बर्फ़ उसे बोलते हैं ना। तो इसी वजह से ये भी ठंडे क्लाइमेट में जम जाती है, फ्रीजेस रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके आगे चलते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिटिक नेचर। तो मतलब इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है ना इनके एसिडिक नेचर से ही हम इसे कैरेक्टराइज करते हैं। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना वो वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये वाला एसिड ले लो और एक HCl ले लो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोनों से आपको इसे टेस्ट करना है, इनके पीएच को टेस्ट करना है। आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। क्या जो है ना, जो बोथ एसिड्स हैं वो मतलब लिटमस टेस्ट से एसिड्स इंडिकेट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दैम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। के यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी 4.8 है, टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आपको लेना है अगेन एब्सोल्यूट अल्कोहल, एंड 1 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक मिक्सचर लेना है जिसके अंदर 1 ml तो एथेनॉल हो, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो, और कुछ उसके अंदर है ना कुछ ड्रॉप्स किसकी हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो। ये हमने ट्यूब ले लिया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करना है, आपको वार्म करना है, उसे गर्म करना है वाटर बाथ में एटलीस्ट 5 मिनट्स तक। ठीक है, सो पॉर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बीकर है, हमें 20 to 50 ml वाटर उसके अंदर डालना है। तो उसकी जो है ना आपको स्मेल ऑब्जर्व करनी है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी स्मेल ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एथेनोइक एसिड की। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। तो फर्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एस्टर बनता है। अब एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो एस्टर्स तभी बनते हैं जब एक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। ओके, सो जो एथेनोइक एसिड होता है ना, वो हमारा एब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो एस्टर देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एस्टर कैसे बनते हैं, एसिड और एक अल्कोहल के रिएक्शन से बनते हैं। तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराते हैं एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ईस्टर बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3COOH, ये हमारा एथेनोइक एसिड, ये हमारा इथेनॉल CH3CH2OH। एक पर्टिकुलर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या बनता है, ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका याद कर लेना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूछा जाता है। ठीक है, और साथ में रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन H2O। ठीक है, वाटर। नेक्स्ट है हमारा जनरली ईस्टर्स। और अभी जो ईस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ना स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, मीठी मीठी खुशबू होती है इनकी, बहुत प्यारी प्यारी। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनको हम परफ्यूम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स के यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं इसको, जो कि एक एल्कलाई होता है, तो जो हमारा ईस्टर जो है ना वो अगेन सोडियम में ईस्टर जो है हमारा अगेन अल्कोहल में बदल जाता है और
कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये चीज़ याद रखना, सपोनिफिकेशन रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या है ये चीज़। जब हम ईस्टर का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं जो कि एक एल्कलाई है, तो ईस्टर हमारा अल्कोहल बन जाता है और हमें क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसे हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर सोप की प्रिपरेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स क्या होते हैं, आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखो रिएक्शन हमारी CH3COO-C2H5। यहाँ पर देखो हमारा, यहाँ पर जब हमने NaOH इसके अंदर डाला, ये क्या है, ये हमारा ईस्टर है। इसका फॉर्मूला याद रखना, CH3COO-C2H5। ओके, जब इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया तो हमें बनता है इथेनॉल, बनता है C2H5OH, और साथ में बनता है सोडियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CH3COO-Na। समझ में आ गया इतनी चीज़। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं रिएक्शन विद अ बेस। अब रिएक्शन देखो, हमारे जो एथेनोइक एसिड होते हैं वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मिनरल एसिड की तरह से एथेनोइक एसिड जो होते हैं ना, वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक है, सॉल्ट कौन सा होता है, देखो NaOH प्लस CH3COOH। ठीक है, ये हमें देता है CH3COONA, जो कि एक सॉल्ट है, और इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सोडियम इथानोएट या फिर सोडियम एसिटेट। ठीक है, बोलते हैं इसे, और साथ में रिलीज होता है वाटर, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस की रिएक्शन क्या देती है, सॉल्ट और वाटर देती है। समझ में आ गया। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सेटअप द apparatus एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। टेक अ स्पैटुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेना है, उसके अंदर 2 ml आपको डाइल्यूट एथेनोइक एसिड डालना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके अंदर डाइल्यूट एथेनोइक एसिड डाल दिया। क्या ऑब्जर्व करोगे आप, पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। एक लाइम वाटर आप फ्रेशली प्रिपेयर करो, उसकी थ्रू जो है ना, उसके अंदर से गैस जो है वो प्रोड्यूस करवाओ, पास करवाओ, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट। क्या जो गैस, उन दोनों की रिएक्शन, एथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्या हम उसे इस टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यही रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हो। अब इसका जो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब ये क्या होता है, देखो सिंपली क्या होता है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि हमें पता है ना ये चीज़ की, जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो एक एसिड है, और जब वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, और जो सॉल्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारा सोडियम एसिटेट ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिया हमने आपका इथेनोइक एसिड, यहाँ पर हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या बना हमारे पास, बना अगेन सोडियम एसिटेट, सोडियम इथानोएट भी बोलते हैं इसे, और वाटर बना, और साथ में CO2 गैस। ठीक है, यही रिएक्शन हम उसके साथ देखे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो CH3COOH, इसके हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अगेन बना सोडियम एसिटेट, वाटर बना और CO2 बना। ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस करते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप किस तरह से मतलब अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो उनकी रिएक्शंस लिख देना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख देना, इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होकर या फिर दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बहुत ही प्यारा सा इजी सा चैप्टर है, जो कि बच्चों को थोड़ा सा वो भी लगता है खतरनाक नहीं है, देखो बिल्कुल भी इजी है अगर आप समझ लो तो। एक्टिविटी 4.10 है
टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन ईच ऑफ 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स लो, उसके अंदर 10 ml ऑफ वाटर डालो दोनों के अंदर, ठीक है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है उसके अंदर आप डालो। वो दोनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे दो ए और बी, ठीक है। उन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा आप जो है ना कुकिंग ऑयल डालो, एक एक ड्रॉप डालो कुकिंग ऑयल की, ठीक है। टू टेस्ट ट्यूब बी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब बी में थोड़ा आप सोप सोल्यूशन भी डालो, ठीक है। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दोनों को सेम पीरियड ऑफ टाइम से आपको विगरसली उसको एकदम शेक करना है दोनों को, ठीक है। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ऑयल और वाटर है उसकी जो लेयर है क्या वो सेपरेट होगी दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। जैसे कि आपने उसको स्टॉप कर दिया, उसे मतलब उसे शेक करना बंद कर दिया, तो उसकी जस्ट बाद क्या उसकी जो ऑयल और वाटर की लेयर है वो सेपरेट होगी। लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, कुछ टाइम के बाद आप जो उसे अनडिस्टर्ब छोड़ोगे ना, ऐसे छोड़ दोगे उसे, तो उसके बाद आप उसे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, क्या जो ऑयल लेयर है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। किस टेस्ट ट्यूब में ऐसा पहले होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला हमारा जो चैप्टर जो टॉपिक है वो फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। अब यहाँ पर हमें बताया क्या गया है, यहाँ पर हमें सोप की क्लींजिंग ने उसकी जो क्लीनिंग वो अफेक्ट है ना वो बताई गई है एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। जो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हमारी जो मोस्ट डर्ट होती है वो नेचर में ऑयली होती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑयल जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक गिलास लो, ठीक है, एक गिलास के अंदर पानी डालो, उसके अंदर ऑयल डाल के देखो तो बिल्कुल एकदम डिजॉल्व नहीं होगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों। ये बेसिक चीज़ें सभी को पता होगी, है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स, हमें पता है, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले होते हैं हमारे, है ना। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद द ऑयल। जो आयनिक एंड होता है हमारा जो सोप का वो क्या करता है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि जो कार्बन चेन होता है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन, इसकी जो स्ट्रक्चर देखो फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या है, ये जो गोले गोले से आपको लास्ट में दिख रहे हैं ये बैलून से, ये हैं आपके Na पॉजिटिव आयंस हैं। तो एक तरह से आयनिक एंड्स हैं। और अंदर ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है इसके अंदर क्या है, ये कार्बन 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 लाइन है, ये कार्बन लाइन है, ठीक है, कार्बन चेन है ये, ठीक है। तो ये मत कहना कि इसके अंदर ये क्या है, ये कार्बन चेन है अंदर। आप इस तरह से बना सकते हो इसको, बहुत ईजी है ये फॉर्मेशन। कार्बन चेन ऐसे ली हमने, ऐसे ले लो, फिर ऐसे हमने ली, ठीक है, फिर ऐसे ली, फिर ऐसे ली, ठीक है, फिर ऐसे ली। तो यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट में जो ये गोले गोले से बलून से बन रहे हैं, दिस इज बेसिकली आयनिक एंड्स। ये क्या है, ये Na पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप एक गिलास लो, मैं आपको बताती हूँ, मान लो दिस इज अ गिलास, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपका पानी है और पानी में थोड़ा सा डर्ट है ऑयल की, ठीक है। तो जो आपकी मिसेल यहाँ पर, इसको इस फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अभी जो यहाँ पर मिसेल बनेगी ना आपकी, तो ये ना जैसे जैसे आपने देखो सिंपल है, पानी के अंदर डर्ट पार्टिकल्स थे ऑयल के, राइट, उसके अंदर आपने डाला सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन जब आप डालोगे तो क्या होगा, जो सोप्स होंगे ना वो इस तरह से मिसेल की फॉर्मेशन कर लेंगे, खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, इस स्ट्रक्चर में पानी के अंदर जाके इस तरह से अरेंज कर लेंगे खुद को, ठीक है। ये बाय द वे मेरे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बट बाहर नहीं है, ये अंदर ही होंगे पानी के। ये होंगे आपके आयनिक एंड्स, ठीक है, जो कि क्या है आपके Na पॉजिटिव है हमारे, है ना। अब Na पॉजिटिव हैं, आप ये कह सकते हो कि Na पॉजिटिव को ना पानी से बहुत प्यार है, इसी वजह से यहाँ पर जो आयनिक एंड्स हैं वो हमारे कोने कोने में जा रहे हैं। ये हमारी आयनिक एंड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कोने कोने में पानी है ना, पानी होगा, पानी में जाएंगे वो लोग, है ना, पानी की तरफ एक तरह से कह सकते हो हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफिलिक्स होते हैं ये, ठीक है। ये हमारी एक तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से जिसको प्यार होता है। और ये जो हमारी बीच वाली फॉर्मेशन, ये जो बीच वाली चीज़ होती है इसी होती है, ये होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब जिसको पानी से डर लगता है, फोबिया समझते हो, फोबिक, है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगता है, पानी से नफरत है। तो जिस चीज़ को पानी से नफरत है वो तो बीच में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक समुद्र में जा रहे हो, आप एक नहर में जा रहे हो, या फिर कहीं भी एक समुद्र में, मान लो सी में जा रहे हो, आप एक बोट में बैठे हो, सभी जाने एक शिप में बैठे हो, तो जिन लोगों को पानी से प्यार है, पानी से लगाव है, वो तो एकदम कोने कोने में होंगे शिप के,
है ना। और जिनको बिल्कुल एकदम पानी से नफरत है, बिल्कुल एकदम पानी में बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी से डर लगता है, वो शिप के अंदर अंदर होंगे। उसी तरह से आप समझ सकते हो कि जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं, यानी कि जो आयनिक हेड्स हैं, उन्हें पानी से प्यार होता है, इसलिए वो कोने कोने में जाते हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं। इस तरह से यहाँ पर गिलास होगा, गिलास में पानी होगा, तो ये पानी की तरफ खुद को अरेंज कर लेंगे। और जो अंदर वाला जो हेड है, जो कि हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल बोलेंगे इसको, हेड नहीं बोलेंगे। हेड तो ये हो गया ना, हेड टेल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो टेल, हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो खुद को अंदर ही रखती है। अंदर क्या है, ये क्या है, अंदर हमारा है ऑयल पार्टिकल, जो डर्ट सी है, ऑयल पार्टिकल वो है। ठीक है, तो इस तरह से खुद को ये अरेंज कर लेगा और डर्ट पार्टिकल सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब आपने देखा होगा, जब हम उससे ना, जब कपड़े को धोते हैं हम, उसके बाद क्या होता है, जो ऑयल पार्टिकल जो भी हमारा होता है, उसके बाद हम कपड़े को ना रब करते हैं, है ना, कपड़े को इससे करते हैं, रब करते हैं, उसको पूरा एकदम हिलाते हैं, है ना। तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि पानी के थ्रू जो ऑयल पार्टिकल है वो निकल जाए। ये होती है हमारी क्लीनिंग रिएक्शन ऑफ वाटर सोप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, मिसेल की फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो दोबारा से समझा देती हूँ मैं एक बार। ये क्या है, यहाँ पर एक बॉयल था, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर एक गिलास था मान लो, जिसके अंदर पानी था, पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल ड्रॉपलेट थी, मतलब थोड़ी डर्ट थी। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर सॉप सोल्यूशन डाला, तो सॉप सोल्यूशन जो है खुद को एक इस तरह से अरेंज कर लेगा। अब ऐसा नहीं कि एक गिलास में एक ही फॉर्मेशन होगी, ये बहुत मिलियंस ऑफ फॉर्मेशन होंगी ऐसे मिसल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो तो पानी से प्यार करते हैं, वो तो कोने कोने में रहेंगे, पानी के पास रहेंगे। और जिन्हें नफरत है वो बीच बीच में रहेंगे। बीच बीच में क्या इकट्ठे कर लेंगे, वो यहाँ पर इकट्ठे कर लेंगे वाटर ऑयल ड्रॉपलेट को, है ना। ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, और इकट्ठा होने के बाद आप उसे ना कपड़े को आप इसे रब करोगे, ठीक है, उसे इसे एकदम स्टर करोगे, तो उसके बाद उसे जब आप झाड़ो वगैरह, है ना, झाड़ते हैं ना वगैरह, कपड़े को जब हम धोते हैं तो उसके बाद उसे झाड़ते हैं, उसे रब करते हैं अच्छे तरीके से। तो वो क्यों करते हैं, ताकि पानी के ज़रिए जो उसका ऑयल ड्रॉपलेट का जो पार्टिकल्स हैं डर्ट वाले, वो निकल जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट इंपॉर्टेंट था ये चीज़। ठीक है, सो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। मिसल की स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, while the ionic end faces outside। ये हमें समझ में आ गया। जो मॉलिक्यूल का एक तरह से आप हेड टेल समझ सकते हो। जो हेड है वो आयनिक है, हेड को क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वाटर से प्यार है। ठीक है, और ये जो हमारी ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हाइड्रोफोबिक है, इसे पानी से नफरत है, पानी से डर लगता है। तो ये क्या है, ये हमारी जो इसके अंदर कार्बन चेन्स है, कार्बन वाली जो साइड है, टेल वाली जो साइड है, वो वाली साइड है। ठीक है, ये तो ऑयल की तरफ होगी और ये आपकी होगी बाहर की तरफ। ठीक है, this forms an emulsion in water। The soap missile does help in pulling out the dirt in water। We can wash our clothes clean। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ योर डिजॉल्व सोप इन अ हाइड्रोकार्बन। तो मिसल देखो, यहाँ पर देखो, soaps are molecules in which two ends having different properties। One is hydrophilic and that is it interacts with water। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार है ना। while the other end is hydrophobic मतलब पानी से डर लगता है, नफरत है पानी से, that is interacts with hydrocarbons। when soap is at the surface of water, जब soap जो है पानी के सरफेस पे होता है, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water। वो soluble नहीं होगी वाटर में, हाइड्रोफोबिक जो टेल है। and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जो हमारा हेड होता है, हाइड्रोफिलिक जो हमारा हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होता है। अंदर हमारी वाटर ऑयल ड्रॉपलेट हो गई, बाहर हमारा पानी हो गया, ये पानी के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये जो है ऑयल के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन। इस तरह से ना खुद को एक तरह से यूनिक ओरिएंटेशन में बना लेते हैं खुद को। दस क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयनिक एंड्स एट आर द सर्फेस ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। वही बात बार बार आ रही है कि जो आयनिक एंड्स होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ होंगे, और जो आपके दूसरे अंदर वाले जो आपके एंड्स होंगे, जो कार्बन वाले, हाइड्रोकार्बन वाले जो एंड्स होंगे, हाइड्रोफोबिक वाले जो हेड्स होंगे, टेल्स होंगी, वो क्या होंगी, वो उसके अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, अंदर की तरफ होंगी मतलब ऑयल पार्टिकल्स की तरफ होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसल बोलते हैं इसको। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन। मिसल की फॉर्म में सोप जो है ना इजीली इसको क्लीन कर देता है। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड
इन द सेंटर ऑफ द मिसल। जो भी हमारी ऑयली डर्ट होती है, गंदगी जो होती है, वो हमारी मिसल के सेंटर में आ जाती है। और मिसल जो है ना वो एक तरह से स्टे इन द सोल्यूशन एज अ कोलोइड, ठीक है, कोलोइड की तरह रहता है एंड विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन, ठीक है। आयन रिपल्शन की वजह से वो प्रेसिपिटेट मतलब नहीं करता है, ठीक है, वो ऐसे नहीं करता है, ठीक है। सो दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसल्स इज ऑल्सो इजिली रिजनेटरी। समझ में आ गया? वही आप रब करोगे, उसको स्कैटर करोगे इजीली, तो वो आपका जो है ना पानी के जरिए जो सोप मिसल्स है वो बाहर निकल जाएंगे और आपका क्लीन क्लोथ हो जाएगा। ये है आपका इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, ठीक है, कि साबुन जो है ना आपको सोप जो है किस तरह से चीज़ों को क्लीन कर देता है, ठीक है। एक्टिविटी देखो, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है आपको, या फिर रेन वाटर ले सकते हो, एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कहाँ से लोगे आप? ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से, ठीक है। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लेना है आपको। ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन बोथ, दोनों के अंदर सोप सोल्यूशन के थोड़े बहुत ड्रॉप्स डालो। शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली, दोनों को शेक करना है आपको फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फॉर्म फॉर्म कौन सी होती है? वो आपकी झाग सी जो बनती है ना। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म? कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फॉर्म मिलेगी? डिस्टिल्ड वाले में या हार्ड वाटर वाले में? सो यहाँ पर देखो, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट? वाइट कर्डी जो प्रेसिपिटेट होगा वो कहाँ मिलेगा आपको? तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी देखो क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। दोनों के अंदर हार्ड वाटर ले लिया आपने, ठीक है। थोड़े थोड़े आप 5 ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन डालो एक में और 5 ड्रॉप्स डिटर्जेंट सोल्यूशन डालो दूसरे में। डिटर्जेंट की यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी तो आता है, जब हम कपड़े वगैरह साफ़ करते हैं तो सोप हम यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्या रीज़न है उसका, बट यहाँ पर देखो, शेक बोथ टेस्ट ट्यूब। एक में आपको, दोनों में आपने हार्ड वाटर लिया, एक में आपने सोप सोल्यूशन डाला, दूसरे में आपने डिटर्जेंट सोल्यूशन डाला। अब किस में आपको ज़्यादा फॉर्म मिलेगा? किस में आपको कर्डी सॉलिड फॉर्म बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व बाई बाथिंग दैट फॉर्म इज फॉर्म्ड? जो फॉर्म होती है जब हम नहा रहे होते हैं तो झाग सी बनती है, फॉर्म बनती है ना। एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग वाटर को पानी से साफ करने के बाद भी स्कम जो है वो रह जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है, विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्यों होता है? क्योंकि सोप जो है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वाटर की जो हार्डनेस है वो मतलब इस एक तरह से रिजल्ट के रूप में आती है। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। इसीलिए क्या होता है, इसलिए हार्ड वाटर जब आप करते हो रिएक्शन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोप जो है ना, लार्ज अमाउंट में सोप यूज़ करना पड़ता है। अब लार्ज अमाउंट में सोप हम इतना यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम सोप की जगह डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो है हार्ड वाटर में डिटर्जेंट ईजिली स्कम जो है फॉर्म कर सके। ओके, तो यहाँ पर सोप जो है वो अच्छी तरीके से नहीं फॉर्म कर सकता है हार्ड वाटर के साथ, बट डिटर्जेंट कर देता है, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। सॉल्ट आपके सोप्स कौन से थे? सोप्स थे आपके सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लॉन्ग कार्बन चेन, राइट। लेकिन यहाँ पर डिटर्जेंट्स होंगे आपके सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट, तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के नहीं फॉर्म करते हैं विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे और आराम से अपना हार्ड वाटर में क्लीनिंग रिएक्शन दे देंगे। इसीलिए डिटर्जेंट्स को, शैम्पूज़ को है ना, डिटर्जेंट्स को शैम्पूज़ बनाने में, ठीक है, और बहुत सारे क्लीनिंग क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? क्या आप ये चेक कर सकते हो, एक मतलब डिटर्जेंट की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि वाटर हार्ड है या नहीं? दूसरी चीज़, पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन द स्टोन। देखा आपने, देखा कपड़े जो हैं वो ऐसे पत्थरों पर ऐसे बीट करते हैं, मारते हैं कपड़ों को, है ना, उसे एक पेडल से मारते हैं, उसे स्क्रब करते हैं ब्रश से, है ना। वो क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा एजिटेट हो जाए, वो मिक्सचर जो है ना एजिटेट हो जाए। और इवन वॉशिंग मशीन में भी ऐसा होता है, वॉशिंग मशीन में भी वो ऐसे एजिटेट होते रहता है ना मिक्सचर। तो वो क्यों होता है? वो क्यों होता है आपको ये बताना है, वो नेसेसरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसके जरिए क्या होता है, जो पानी के थ्रू जो है ना, वो जो हमारे डर्ट पार्टिकल्स हैं, मिसल की फॉर्मेशन है, वो निकल जाती है पानी के थ्रू, ठीक है। जो भी ऑयल के डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे उसकी पानी के थ्रू निकल जाते हैं एजिटेशन के थ्रू, ओके, इस एजिटेशन के थ्रू ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
सो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।